नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564009606097523864555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। दोस्तों, निबंध लेखन के इस क्रम में आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय एकीकरण। तो आइए इस पर बिना देर किए चर्चा शुरू करते हैं। और छोटे निबंधों को लिखना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है तुलनात्मक रूप से बड़े निबंधों के। अब यहाँ जो निबंध आपको लिखने होते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी मुख्य परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, इसमें आकार छोटा होना चाहिए। कुछ में 700 और कुछ में 600 शब्दों की सीमा दिखाई देती है। ठीक है, तो ऐसे निबंधों में ये ध्यान देना चाहिए कि हम टू द पॉइंट होकर लिखें, यानी शीर्षक के अनुरूप ही लिखें, उससे बाहर जाकर ना लिखें। आइए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कैसे लिखा जा सकता है। और प्रारूप पहले बना लेना चाहिए, मतलब पहले आपको प्रस्तावना का ढांचा तैयार करना है कि उसके अंदर क्या लिखना है। उसके बाद मेन बॉडी में जितने भी पैराग्राफ आप बनाने वाले हैं, और पैराग्राफ बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा लंबे पैराग्राफ आपने बनाए तो उसका नुकसान ये होगा कि निबंध बोझिल हो जाएगा और परीक्षक उसको ध्यान से पढ़ेगा नहीं। तो परीक्षक को डराना नहीं है, बड़े बड़े आकार के पैराग्राफ दिखाकर डराना नहीं है, बल्कि उसे आकर्षित करना है ताकि वो निबंध को अच्छे से पढ़े। तो छोटे पैराग्राफ बनाइए और पैराग्राफ के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको बैठाना नहीं भूलना चाहिए। मतलब पहले पैराग्राफ की बात जहाँ पर आपने ख़त्म की है उसी के आगे की बात अगले पैराग्राफ में होनी चाहिए शुरुआत में, तब दोनों के बीच में लिंक रहेगा। नहीं तो ऐसा ना लगे कि कोई एक पैराग्राफ बाहर से ले आकर ठूस दिया गया है। तो बिल्कुल अलग थलग पैराग्राफ नहीं बनाने। ये एक प्रवाहपूर्ण निबंध को लिखने का अच्छा तरीका होता है। और निबंध में जब तक फ्लो नहीं होता है तब तक मज़ा नहीं आता है और नंबर भी अच्छे नहीं मिलते। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें ध्यान दीजिएगा। फिलहाल यहाँ शुरू करते हैं। प्रस्तावना आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण की पहले परिभाषा दी गई है। तो राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव किए बिना उनमें परस्पर समान अनुभूतियों और सुख दुख की एकता की भावना का विकास करना, यही है राष्ट्रीय एकीकरण। और राष्ट्रीय एकीकरण मूलतः राष्ट्र में भावनात्मक एकीकरण के तौर पे देखा जाता है। राष्ट्र के निवासियों में मतलब राष्ट्र के निवासी जो है उनके मन में व्याप्त जो एकता की भावना है या राष्ट्रीयता की भावना है, वही राष्ट्रीय एकीकरण का आधार है। क्योंकि जब तक मन से कोई भाव पैदा नहीं होता है तब तक उसे धरातल पर या समाज में लागू नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय एकीकरण राष्ट्र के अस्तित्व का आधार है। यह विविधता में एकता को बढ़ावा देता है और भारत में ये सार्थक भी है। अब अगर अपने देश की आबादी की बात करें तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। मतलब चीन के बाद हमारा दूसरा स्थान है। यह देश के सभी प्रमुख धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी इत्यादि के संगम से बना है और उनके पोशाक, रहन सहन, खान पान, परंपरा, रीति रिवाज को समाहित किए हुए है। यहाँ की जलवायु भी काफ़ी ज़्यादा विविधतापूर्ण है। तो ये सब भारतवर्ष की जो विविधता है उसका वर्णन आप यहाँ पर कर दीजिएगा। देश में व्यापक विविधताओं के बावजूद प्रत्येक भाग संविधान के द्वारा बहुत ही शांति के साथ नियंत्रित रहता है। मतलब भारत का संविधान जो है वो सर्वोपरि है, तो विविधता के बावजूद वो सबको एक सूत्र में बांधने का प्रयास करता है और इसमें वो सफल भी है काफ़ी हद तक। इसे हमने देखा। ऐसे में वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय एकता का जश्न सभी धर्मों के लोगों के बीच सहिष्णुता और भाईचारे की भावना को विकसित करने के लिए एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा अपने ढंग से लिख सकते हैं। मतलब राष्ट्रीय एकता में संविधान का एक रोल है और भारत के निवासियों की मूल जो एकता की भावना है, एकीकरण की भावना है, उसका यहाँ पे निचोड़ आपको लिखना होगा। दोनों को मिलाकर लिखना होगा कि सिर्फ संविधान की जो मोटी पोथी है, कानूनी किताब है, उसके अनुच्छेद ही एकता नहीं स्थापित कर सकते, वो सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं। लेकिन असली प्रयास ये भारतवासियों का है, तो वो आपस में मिलजुल कर रहने का प्रयास करते हैं। ऐसी सकारात्मक बातें आपको लिखनी होंगी। हालांकि इसकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसका भी जिक्र हम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम, समारोह और राष्ट्रीय प्रतीक जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रगान है, ये सब एकीकरण को दर्शाने वाले माध्यम हैं। और राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय एकीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मानी जाती है, लौह पुरुष हमारे देश के। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद जिस प्रकार से 500 से भी ज़्यादा जो छोटी छोटी रियासतों में हमारा देश बिखरा हुआ था उसको जोड़कर अखंड भारत का निर्माण किया, वो वास्तव में विलक्षण है। मतलब वो प्रयास सरल नहीं था और उस परिस्थिति में जो संवेदनशील और तनावपूर्ण स्थितियाँ उस समय बनी हुई थी उसमें तो कतई संभव नहीं था, लेकिन वल्लभ भाई पटेल जी ने ये कर दिखाया। तो यहाँ आप देखें। और अतः राष्ट्रीय एकीकरण के सराहनीय कार्य के लिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के आज भी ऋणी हैं। इसी उपलक्ष्य में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनकी प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, यानी एकता की मूर्त। और राष्ट्रीय एकीकरण का स्वरूप, अब यहाँ तक तो हमने ये देखा कि राष्ट्रीय एकीकरण होता क्या है, देशवासियों का इसमें क्या योगदान है और इसके मूल प्रणेता अपने देश में कौन थे। हालांकि जितने भी सेना नायक का मतलब यहाँ पे स्वतंत्रता सेना नायकों की बात हो रही है, तो जितने भी हुए हैं जो कि देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयासरत थे, उन सब का उद्देश्य एकीकरण ही था। कोई भी अलगाव नहीं चाहता था, ये ईमानदारी की बात है।
ठीक है। अब इसमें आप देखें कि राष्ट्रीय एकीकरण का स्वरूप दो प्रकार का होता है। ये दो तरीके से हम देख सकते हैं या इसे डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो वो स्वरूप होता है जो कि एक रूपता पर आधारित होता है, अर्थात एक रूपता का तात्पर्य भाषा की एक रूपता है, रहन सहन है, रीति रिवाज है, पंथ उपासना इत्यादि के आधार पर इसे कहा जाता है। दूसरा स्वरूप ये होता है कि ऊपरी तौर पर दिखने वाले बहुरूपता के बावजूद आंतरिक एकता की भावना, और वो ज़्यादा सार्थक होती है। आप ये कहिए कि सारे धर्म एक हो जाएं, सारी भाषाएं एक हो जाएं, सबकी मानसिकता एक हो जाए, वो संभव नहीं है। उससे और ज़्यादा अलगाव पैदा होगा, दरार पैदा होगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि बाहर से सब अलग दिखें लेकिन मन से सब जुड़े हों, तो ये संभव है और यही सार्थक तरीका है। ठीक। तो राष्ट्र में रहने वाले लोगों का अलग अलग धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा इत्यादि मानने के बावजूद, रहने के बावजूद भारतीयता की भावना सबके अंदर विद्यमान होना, और यही वास्तविक एकीकरण है। ठीक है। ये आप देखें, यहाँ एक छोटी सी कविता है, आप चाहें तो कोई और कविता डाल सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण को बनाए रखने के लिए समय समय पर प्रयास किए जाते हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने हेतु तो इसका वर्णन भी संविधान में किया गया है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि राष्ट्रीय एकीकरण या राष्ट्रीय एकता ये संविधान और संविधान निर्माताओं का भी उद्देश्य है, और वो उद्देश्य देश की प्रगति के लिए बनाया गया था। क्योंकि एकता अगर नहीं रहेगी, एकीकरण नहीं रहेगा, सब तरफ अलगाववाद ही बिखरा रहेगा, तो हम तरक्की कैसे करेंगे? आपसी झगड़ों को सुलझाने में ही पूरा समय गुजर जाएगा, और वैसे भी हम काफ़ी पिछड़ चुके हैं। बाकी देशों ने उन्नति करना पहले शुरू कर दिया और हम लंबे समय तक गुलाम रहे, सक्षम होने के बावजूद। तो अब हमें जो समय मिला है, स्वर्णिम अवसर मिला है, उसे हम लड़ झगड़ कर गंवा नहीं सकते, इसलिए एकता अनिवार्य है। अब यहाँ आप देखें कि भारतीय संविधान में ऐसे आदर्शों और सिद्धांतों का समावेश किया गया है जिससे कि भारत की एकता और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए, और ये सिद्धांत भारत की एकता और अखंडता के लिए अत्यंत आवश्यक है। लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, एकीकृत न्याय व्यवस्था, पंथ निरपेक्षता, इसके अलावा समान राष्ट्रीय पर्व जो है वो सबके लिए एक समान होते हैं, उसमें कोई धर्म, जाति, समुदाय नहीं होता। समान राष्ट्रीय चिन्ह, ये सबके लिए एक होता है। ये सब क्या है? ये समानता दर्शाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि भारत के एकीकरण को, कि हम एक हैं, इस भावना को बल देते हैं। जहाँ एक ओर राष्ट्रीय एकीकरण देश को शक्तिशाली बनाने और देश के व्यापक विस्तार का साधन है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय एकीकरण के रास्ते में कुछ रोड़े भी हैं, बाधाएं हैं। राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले जो इस तरह के बुरे फैक्टर हैं, उसमें सांप्रदायिकता सबसे पहले नंबर पर आता है। सांप्रदायिकता की भावना इतनी संवेदनशील और इतनी आग लगाऊ होती है, मतलब ज्वलनशील होती है, कि इसे भड़कते देर नहीं लगती। और ये भड़का नहीं कि जो 100 साल का सौहार्द है वो एक झटके में जलकर भस्म हो जाता है और फिर मार काट और दंगे तक की नौबत आ जाती है। तो ये है सांप्रदायिकता, जो कि जहर है और घातक जहर है। सांप्रदायिकता का तात्पर्य एक ऐसी भावना या क्रियाकलाप विकसित करने से है जो कि एक संप्रदाय को महत्व दे और बाकी संप्रदायों को उसकी तुलना में हेय समझे, यानी तुच्छ समझे। ये है सांप्रदायिकता। तो इस प्रकार से हमने देखा कि खतरे क्या है। भाषावाद राष्ट्रीय एकीकरण के रास्ते में दूसरा सबसे बड़ा अवरोध है। अगर हम सांप्रदायिकता से बच भी जाते हैं, संप्रदाय की समानता या आपस में सौहार्द स्थापित हो भी जाता है, तो भाषा का जो मतभेद है वो भी काफ़ी गहरा है और ये क्षेत्रवार है। और भारत में अनेक बोलियां और भाषाएं प्रचलित हैं, तो स्वाभाविक है कि मातृभाषा और बोली से हमें अपने प्रेम रहेगा, और यहीं से भाषावाद का जन्म होता है। क्योंकि मातृभाषा मानने के तौर पे सभी लोग हिंदी को मातृभाषा नहीं मानते, ये ईमानदारी की चीज़ है। मतलब क्षेत्र के आधार पे मातृभाषाओं का भी बंटवारा है। हिंदी जो है ये उत्तर भारतीय बेल्ट में प्रचलित है और यहाँ पर लोग इसे मातृभाषा के तौर पर पूजते हैं, सम्मान देते हैं। लेकिन दक्षिण की ओर चले जाइए तो यहाँ हिंदी को तवज्जो न देकर जो वहाँ की पारंपरिक भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, उन्हें महत्व दिया जाता है और उन्हें अपनी मातृभाषा के तौर पे सम्मान दिया जाता है। तो ये क्षेत्रीयता जो है ये भाषाओं को प्रभावित करती है और लोगों की मानसिकता में भी गहरा असर डालती है। मतलब उसे एक झटके में मिटाया नहीं जा सकता है। तो ये चीज़ें आप देखें। और भाषावाद का यहाँ देखें जो जन्म होता है, तो उसमें ये कहा गया कि किसी विशेष भाषा को ज़्यादा सम्मान देना, ठीक वैसे ही जैसे संप्रदायवाद था। सांप्रदायिकता में क्या था कि अपने संप्रदाय को हम श्रेष्ठ मानेंगे और बाकी जो है उससे नगण्य, तुच्छ हैं। तो उसी प्रकार की भावना यहाँ भी कि मेरी भाषा सर्वश्रेष्ठ है और ये सब पूरे देश में चलने लायक है, बाकी भाषाएं इसके नीचे हैं या इसी से जन्मी हुई हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये है भाषावाद। और जातिवाद भी एक बड़ी समस्या के तौर पर उभरा है। मतलब धर्म को अगर एक तरफ कर दें तो जो जातियां बटी हुई हैं, खासतौर पे हिंदू धर्म में ये बड़ी समस्या है, और धर्मों में भी है, लेकिन हिंदू धर्म में ये ज़्यादा गंभीर समस्या के तौर पे उभरा है। जातिवाद ये एकीकरण के रास्ते में बड़ी चुनौती है। मतलब एक धर्म के लोगों को भी एकजुट नहीं होने देता, ये इसका जहर है। और एक जाति को श्रेष्ठ बताकर शादी विवाह, खान पान, समाज इत्यादि से अलग किया जाता है। अलग का मतलब ऊपर रख दिया जाता है। और जातिवाद अतीत से ही भारत के एकीकरण में बहुत बड़ी रुकावट रहा है। अतीत के समाज सुधारकों ने इसकी कड़ी निंदा भी की है, लेकिन पूरी तरह से उन्मूलन नहीं कर पाए हैं। और आज की जो राजनीति है वो जातिवाद को पोषण देती है, जाति विशेष को समर्थन देके बाकी जातियों को अलग थलग कर देती है। ये अपना वोट बैंक पक्का करने के चक्कर में रहते हैं नेता, स्वार्थी नेता, और उसका नतीजा फिर देश भोगता है। धर्म के आधार पर भी राजनीति होती है, अपना अपना धर्म लेकर लोग राजनीति करते हैं, वोट मांगते हैं।
वर्तमान में घटित कुछ घटनाएं, जैसे कि राजनीतिक विवाद में यहाँ आप देख रहे हैं सीएए है, या फिर एनआरसी वाला मामला है, कुछ धार्मिक कार्य और सांप्रदायिक कार्य, मतलब तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो कि लोकतंत्र के ऊपर और हमारी जो राष्ट्रीय एकता है उसके ऊपर धब्बा है, तो उसका आप वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन भारत की जो राष्ट्रीय एकता है वो बनी हुई है, प्रभावित तो होती ही है समय समय पर। जब इस तरह की घातक चीज़ें सामने आती हैं, बुराइयाँ आती हैं, तो उससे प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन वो क्षणिक होता है, फिर हम एक हो जाते हैं। अभी तक की यही स्थिति है, यही रिकॉर्ड रहा है और भविष्य में भी रहेगा। मौलाना इकबाल ने कहा था ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। ठीक है, तो हमारी जो हस्ती है वो इतनी आसानी से मिटने वाली नहीं है। हम हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता के जो स्वामी हैं उसके तौर पे देखे जाते हैं, और भारतीय संस्कृति ये बहुत प्राचीन है। यहाँ तक कहा जाता है कि जितनी प्राचीन संस्कृतियाँ हैं वो यहीं से कहीं ना कहीं से जन्मी हुई, तो ये बनी हुई है। और इसके पीछे वजह क्या है कि हम सहिष्णु हैं, हम लचीलापन अपने अंदर धारण किए हुए हैं, हर चीज़ को अपने अंदर समावेशित करने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे में हम मिट जाएंगे ये संभव नहीं है। हाँ, परेशान हो सकते हैं, ये बात है। तो इसमें राष्ट्रीय एकीकरण में आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा किए गए जो सुधार कार्य हैं वो भी सराहनीय है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल, और ऐसे न जाने कितने प्रयास किए जाते हैं। जहाँ भारत एक और विविधताओं से भरा हुआ है, दूसरी ओर राष्ट्रीयता की भावना भी यहाँ प्रचंड है। ऐसे भले न दिखे, लेकिन जब अवसर आता है, देश के ऊपर कोई संकट आता है या देश के ऊपर कोई आक्षेप होता है, तो वैसे में ये प्रबल हो जाती है, मतलब उमड़ उमड़ कर बाहर आती है। और ये अतीत से ही व्याप्त है। देश के प्रति प्रेम ये अतीत से ही हमारे यहाँ चला आ रहा है। हालांकि देश से प्रेम हर देशवासी को होता है, चाहे वो देश कोई भी हो, लेकिन अपने देश में ये कुछ ज़्यादा ही भावनात्मक रूप से देखा जाता है। और बस इसके कुछ पहलुओं में सुधार और ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब कुल मिलाकर सुधार अपेक्षित है, लेकिन हम बने हुए हैं, ये भी सत्य है। तो इस प्रकार से हमने इस निबंध को लिखा। लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि बहुआयामी होकर लिखा जा सकता है, मतलब इसमें बहुत सारे अप्रोच रखे जा सकते हैं। तो आप कोई भी एक पकड़ लीजिएगा, या फिर आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण को नुकसान पहुंचाने वाली हाल फिलहाल की कोई ऐसी घटना जो कि काफ़ी संवेदनशील रही हो और उससे राष्ट्रीय एकता पर एक संकट जैसा दिखाई दिया हो, तो उसका वर्णन करते हुए, वहाँ से चिंता जाहिर करते हुए भी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि नेगेटिविटी भले ही अच्छी न मानी जाती हो, लेकिन उसमें बड़ा आकर्षण होता है, वो रोचक होती है। तो नकारात्मक चीज़ को अगर आप शुरुआत में लिखिएगा तो परीक्षक उस ओर आकर्षित होगा, वो देखना चाहेगा कि इसके बाद अभ्यर्थी सोच क्या रहा है, लिख क्या रहा है, तो वो आप इसी चक्कर में पूरे निबंध को पढ़ेगा। तो ये प्रयोग करके देखा जा सकता है, और नहीं तो ट्रेडिशनल तरीका जो है वो तो है ही। तो इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।